अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ लैब अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैब अब्बासी। सबसे ज़्यादा अवेटेड ऐसा स्क्वाड जिसका सबको इंतजार था, द मोस्ट अवेटेड 17 मेंबर स्क्वाड इज हेयर विच विल प्ले द ट्राई नेशन एज वेल एज द एशिया कप 2025। ये सब हर्ड मी राइट। लेकिन इस स्क्वाड के बारे में जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जो है वो छुट्टी करवा दी गई है स्क्वाड से। उनको कहा गया है कि भाई अब नहीं, अब मजीद नहीं, उन दोनों को कर दिया गया है साइड पे और यंग लड़कों पे भरोसा किया गया है। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, यंग लड़कों पे भरोसा किया गया है, ये थोड़ी सी मुझे दोगली स्टेटमेंट लग रही है, एक हिपोक्रेट स्टेटमेंट लग रही है। उसकी वजह ये कि यंग कौन है यंग? अब मैं ये बात क्यों कर रही हूँ ये मैं वीडियो के थोड़े से लेटर पार्ट में डिस्कस करूंगी, लेकिन सबसे पहले इस स्क्वाड को देखते हैं कि 17 रुकनी स्क्वाड में है कौन कौन। इस 17 मेंबर स्क्वाड को सबसे पहले कैटेगराइज कर लेते हैं, ठीक है। 4 बैटर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा 1 विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस, 5 ऑलराउंडर्स हैं और 7 प्रॉपर बॉलर्स हैं, ठीक है। अब इस स्क्वाड में किस किस ने जगह बनाई है आप सबके सामने, आप सबने स्क्वाड देख लिया, तो मेरा दोहराने का कोई फायदा नहीं है। सीधी सीधी बात करते हैं कि इस स्क्वाड में मुझे लगता है अब्बास अफरीदी को होना चाहिए था, क्योंकि देखो अब्बास अफरीदी की ना परफॉर्मेंस T20 में बड़ी तगड़ी है। वो आपने PSL में भी देखी है, वो आपने ओवरऑल बायलैटरल्स में भी देखी है। और अभी तक इस बंदे ने 28 कितने भला मैचेस खेले हैं, मेरे ख्याल से इसकी 34 विकेट्स हैं 28 T20 इंटरनेशनल में, पता नहीं 28 विकेट्स हैं इसकी 34 T20 मैचेस में, जो कि एक बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है, ठीक है। कंसर्निंग द करंट फॉर्म ऑफ आवर करंट बॉलर्स, जो फास्ट बॉलर्स हैं, उसके मुताबिक तो मेरे ख्याल से अब्बास अफरीदी को मौका मिलना चाहिए था। एटलीस्ट ही कुड हैव ऑक्यूपाइड द प्लेस ऑफ राना फ़हीम अशरफ साहब, ठीक है। लेकिन चलो कोई नहीं, अगर इन्होंने कोई उसको नहीं रखा तो इसके पीछे भी एक प्लानिंग होगी, एक स्ट्रेटजी होगी, उसके बारे में छोड़ो, बात नहीं करते। बात करते हैं स्पिनर्स के बारे में। अबरार है आपके पास, सुफियान और खुशदिल शाह। देखो खुशदिल शाह की सिलेक्शन पे बड़ी बातें हो रही है कि खुशदिल शाह को किस खुशी में लिया। यार देखो खुशदिल जो है ना, उसका ये सीन है, मैं मानती हूँ कि वो बंदा जो है ना ODI में बहुत तगड़ा है, ODI में ही इज़ वेरी अमेजिंग, लेकिन व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट तो उस तरह से उसके स्टैट्स, उसकी परफॉर्मेंस कुछ भी ग्लोरीफाई नहीं करता इस रीज़न को कि वो इस स्क्वाड में क्यों मौजूद है, वो T20 के स्क्वाड में क्यों मौजूद है। लेकिन आपको पता है क्या, मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सोचा होगा कि क्योंकि टूर्नामेंट ऑब्वियसली आपका जो बड़ा टूर्नामेंट है वो किस कंडीशंस में, UAE की कंडीशंस में है, तो उन कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए हमारे, क्योंकि पेसर्स तो हैं हमारे पास, वी हैव गॉट 6 to 7 पेसर्स, जो कि बहुत ज़्यादा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी कि हम मज़ीद पेसर्स या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स को लेके जाते हैं, जैसे कि अहमद दानियाल है, ठीक है, वो रह गया है। ये बात मैंने क्यों की, क्योंकि आकिब जावेद और माइक हेसन साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने यही बात की कि जो हमारे स्क्वाड के साथ एसोसिएटेड थे काफ़ी टाइम से, हमने उनको सेलेक्ट किया, और यही ऑलमोस्ट यही तकरीबन स्क्वाड था जिन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज जीत के आए थे ये लोग, सलमान की कैप्टनसी के अंडर। खैर इसको बाद में बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि खुशदिल को इस वजह से लिया गया है क्योंकि वो आपको स्पिन में बड़ा हेल्प आउट करेगा और बैटिंग भी वो तगड़ी कर लेते हैं। तो अगर आप 7 नंबर तक बैटिंग लेकर जाना चाहो तो खुशदिल शाह कैन बी एन ऑप्शन, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा जो है ना वो हल्ला मचाने की ज़रूरत है या गुल्ला मचाने की ज़रूरत है कि भाई खुशदिल शाह को क्यों लिया है, उसकी तो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। साइड पे कर दो इस बात को। अब आप लोग नए नए प्लेयर्स के नाम ले रहे हो कि कासिम अकरम को ले जाते हैं, मुबशिर खान को ले जाते हैं, ओ भाई उनका एक्सपीरियंस भी तो हो, क्या पूरी यंग टीम जाके एशिया कप में खिला दें? फिर वो बेइज्जती अलग कि यार ये लोग सीनियर लेके आते तो ना उनसे खेला जाता है, जूनियर लेके आते तो ना उनसे खेला जाता है, तो इससे अच्छा नहीं है कि भाई आप थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस लेके जाओ। अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि यार अगर बाबर आजम और रिजवान को निकालना ही था टीम से तो फिर पूरी यंग टीम रखते, मतलब यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सबका ये कहना है कि फिर शाहीन क्यों है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, हारिस क्यों है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, मोहम्मद हारिस क्यों है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, एक हारिस रऊफ, एक मोहम्मद हारिस, ठीक है, इनकी क्या परफॉर्मेंस है, इनको क्यों लेके जा रहे हैं। देखो यार मेरी बात सुनो, मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी एक्सप्लेन की थी कि गेम से बड़ा कोई भी नहीं होता, ठीक है। नो इंडिविजुअल और नो प्लेयर इज बिगर देन द गेम। विराट कोहली जैसा बंदा जिसने पता नहीं कितनी ग्लोरी हासिल की हुई है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है,
वो बंदा जब उसको इंडियंस गेम से बड़ा नहीं समझते तो हम कौन होते हैं बाबर और रिजवान को गेम से बड़ा समझने वाले। मुझे जस्ट इतना बताओ, वक्त हो या गेम हो, ये किसी के लिए भी नहीं रुकती, ठीक है। आपका जो गेम है, आपका प्रोफेशन, ना ये आपके लिए रुकेगा और ना जो वक्त है वो आपके लिए रुकेगा। अगर आप डाउनफॉल में हैं तो जितना जल्दी हो सकता है इस डाउनफॉल से बाहर निकलें, जितना जल्दी हो सकता है अपने आप को एक हाई लेवल पे लेके जाओ, वरना आपकी जो खाली जगह है ना वो पुर करने के लिए बहुत आवाम बैठी हुई है। सीधी सी जो बात है। अब लोग कह रहे हैं यार बस बाबर आजम के डाउनफॉल की देरी थी या हमने उसके साथ दगाबाजी कर दी। ओ भाई, भतीजे का अकीका थोड़ी है, या टीम है भाई, टीम में वही आएगा जिसकी परफॉर्मेंस होगी, जिसकी परफॉर्मेंस नहीं होगी उसको नहीं लिया जाएगा, सिंपल सी बात है। और आप लोग ये कह रहे हो कि भाई बाबर आजम को निकाल दिया। बाबर आजम को बहुत चांसेस मिल गए हैं, ठीक है, चाहे बाबर की बात करो या रिजवान की बात करो, इनको बहुत चांसेस दे दिए हैं, इनको बहुत सपोर्ट दे दिया, ना सिर्फ हम आवाम ने बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी। थोड़ा सा आप समझो कि किसी का हक खाना भी ना वो भी बड़ा मैटर करता है, ठीक है। आप साहिब अब वही बात की ना माइक हसन और आकिब जावेद ने, हम बाबर को तो ले लें लेकिन उसका क्या कसूर है जो रन्स कर रहा है, जिसकी फॉर्म आ रही है, जिसकी परफॉर्मेंस आ रही है, फिर उसका क्या कसूर है। बाबर आजम रन्स ना कर, T20s की बात कर रही हूँ कि रन्स ना करके भी इफ़ ही गेट्स बैक इनटू द टीम तो उस बंदे का क्या कसूर है जो परफॉर्म कर रहा है लेकिन फिर भी उसको कोई ना पूछे कल को तो क्या उसकी आर नहीं लगेगी। तो यार यहाँ इस पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा ना देखो कि वो अकेला नहीं है, पाकिस्तान इज़ अ बिग कंट्री। लोग जो परफॉर्मर्स हैं जिसको आपने इंटरनेशनली टेस्ट किया हुआ है, अगर वो रन्स मार रहा है उसको स्क्वाड में लेकर आओ। देखिए ना, जहाँ पे हमने इनको इतने 5-6 टूर्नामेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे हम अपने यंग बॉयज़ को क्या एक टूर्नामेंट नहीं दे सकते। सो लेट्स टेस्ट आर यंग बॉयज़। और ये बहुत गलत बात है। मैं देख रही हूँ ट्वीट्स कुछ लोगों की देख रही हूँ, और बाबर आजम की जो मशहूर फ़ैन क्लब है भाई, मैं उनके ट्वीट्स देख रही हूँ। यार ये क्या तरीका है, मतलब आपके फेवरेट प्लेयर्स इफ़ दे डू नॉट मेक इट टू द टीम सो आप टीम के लिए वो कहोगे कि यार ये क्यों टीम में आया है, अल्लाह करे ये टीम हारेगी, इंशाल्लाह एशिया कप पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं जीतेगी, जलील हो। ये क्या तरीका है, दिस इज़ नॉट फेयर एट ऑल। फिर तो आप क्रिकेट के फ़ैन ही नहीं हो, फिर तो आप इंडिविजुअल फ़ैन हो। तो अपने आप को इंडिविजुअल फ़ैन बुलाओ, क्रिकेट फ़ैन ना बुलाओ। क्रिकेट फ़ैन इज़ बीइंग समथिंग एल्स, यू हैव टू प्रे फॉर योर टीम, ठीक है। मैं बात कर रही थी विराट कोहली और रोहित शर्मा की। आप लोगों को याद होगा जब इन दोनों ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली तो सारी आवाम पागल हो गई, इंडियन आवाम पागल हो गई, पाकिस्तान में जो आवाम थे वो पागल हो गई। हम टेस्ट क्रिकेट नहीं देखेंगे यार, अब हम तो टेस्ट क्रिकेट देखेंगे ही नहीं, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर भी भला कोई टेस्ट क्रिकेट है, कभी भी नहीं देखेंगे। क्या हुआ, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी हुई वो सब ने देखी ना। इंडियंस क्या पूरे पाकिस्तान ने बैठ के देखी, वो इतनी मज़े की सीरीज़ थी। वक्त रुका किसी के लिए, वैसे ही टीम चल रही है, वैसे ही इंडियन क्रिकेट टीम की वाह वाह हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने विराट और रोहित के इतने अच्छे बैकअप्स बनाए जिन्होंने वहाँ पे सीरीज़ जो ड्रॉ करके आ गए कि विराट और रोहित की याद ही नहीं आई। सबने कहा यार विराट कोहली वाला एग्रेशन अब कौन दिखाएगा, तो क्या शुभमन गिल ने वो एग्रेशन नहीं दिखाया, तो क्या मोहम्मद सिराज ने वो एग्रेशन नहीं दिखाया। चाहे आप जितने भी बड़े प्लेयर हो, चाहे आपने जितनी भी कोई अचीवमेंट्स की हो, जब सचिन तेंदुलकर के लिए गेम नहीं रुकी, ठीक है, जब सचिन तेंदुलकर के लिए वक्त नहीं रुका तो विराट रोहित के लिए क्या रुकेगा, और जब विराट रोहित के लिए नहीं रुका तो बाबर आजम और रिजवान के लिए क्या रुकेगा। तो अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हैव टू गेट बैक टू द टीम, दे विल हैव टू परफॉर्म गुड। जो सीधी बात है, सीधा सा फॉर्मूला, टीम में वापसी करनी है तो परफॉर्मेंस अच्छी करो। माइक हैसन ने भी यही कहा है कि भाई बाबर आजम के पास बहुत अच्छा मौका है, अभी T20 वर्ल्ड कप रहता है जो कि अगले साल होगा, और BBL में उनके पास बहुत अच्छा मौका है कि वो अपना नाम मनवाएं, अपनी फॉर्म से अपना नाम मनवा कर टीम में वापस आएँ। माइक हैसन ने एक बात की कि बाबर आजम को जो निकालने के रीज़न है वो ये है कि उनके भी बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो खाली हैं, जो कि पुर होने रहते हैं, और जब तक वो पुर नहीं होंगे तब तक ही कैन नॉट गेट बैक इनटू द टीम। लेकिन स्ट्राइक रेट वाला चूरन नहीं बेचना भाई। स्ट्राइक रेट वाली जो बात कर रहा है ना कोई भी, ये गलत है। फ़खर ज़मान की मैं बात करती हूँ, मैं ज़रा थक गई यार इतना बोल बोल के। फ़खर ज़मान के बारे में बात करते हैं। स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हो ना आप लोग, फ़खर ज़मान की चलो 2019 से नहीं, पिछले 5 साल की भी नहीं,
लास्ट 10 T20 इनिंग्स के बारे में बात करते हैं। 143 रन सिर्फ मेरे ख्याल से कोई 11 या 14 की एवरेज है, हाँ 14 की एवरेज है उनकी, और 111 का स्ट्राइक रेट, और सिर्फ एक ऐसा स्कोर है दैट इज़ अबव देन 30। बाकी आप समझ लो क्या उनके हालात हैं, लेकिन वो तो टीम में वापस आ गए हैं। तो फिर फ़खर जमान क्या कर रहा है? अगर बाबर रिजवान को साइड पे करना ही है तो फ़खर जमान को क्यों नहीं किया? उसको भी आपने साइड पे कर देना था। मतलब ये मुझे समझ नहीं आती। यहाँ पे मैं कहती हूँ डबल स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। अब सारे फिर पागल हो जाएंगे, फ़खर जमान को, फौजी फ़खर जमान को कैसे कह दिया मैच विनर है। भाई मैं मानती हूँ वो बहुत बड़ा मैच विनर है, लेकिन फॉर्मेट कैटेगराइजेशन भी किसी चीज़ का नाम है, फॉर्मेट क्लासिफिकेशन भी किसी चीज़ का नाम है। वो बंदा मैच विनर है ODIs में, नॉट इन T20 इंटरनेशनल्स। PSL में करवाता होगा मैचेस विन, मैंने इंटरनेशनल में तो बहुत मुश्किल से देखा है, कोई 30-40 इनिंग्स के बाद जाके एक नॉक आती है। बस 2021 वाले वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जो उन्हें एक नॉक दे दी थी, बस लोग आज तक उसी को पकड़ के बैठे हुए हैं। अगर यही पकड़ना है तो फिर बाबर और रिजवान का 152 वर्सेस 152-0 भी याद रखो अगेंस्ट इंडिया, जिसने हमें एक हिस्टोरिक वर्ल्ड कप विन दिलवाई थी। वो भूल जाते हो आप लोग, वो आप लोगों को पता नहीं क्यों याद नहीं रहता। तो भाई अगर बात करनी है ना तो हर प्लेयर पे बराबर होके किया करो। मुझे स्क्वाड की सबसे अच्छी बात ये लगी वसीम जूनियर इज बैक इन द स्क्वाड। डेथ ओवर्स वाला मसला मुझे दूर से हल होता हुआ नजर आ रहा है। अभी टॉप एंड T20 टूर्नामेंट हो रहा है डार्विन में, उसमें वसीम जूनियर कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन आई रियली होप दैट दिस शैम्पू बॉय विल मेक अ स्ट्रॉन्ग कम बैक इन द ग्रीन जर्सी। आप लोगों के क्या ख्याल आते हैं मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मेरी आवाज़ भी कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि मैं एक ही फ्लो में सब कुछ बोलती जा रही हूँ क्योंकि यार आई एम रियली हैप्पी फॉर वसीम जूनियर, आई एम रियली हैप्पी फॉर सलमान मिर्ज़ा, ही हैज़ गॉट बैक इनटू द टीम। हारिस रऊफ जो है ही विल बी समथिंग टू वॉच आउट फॉर, बिकॉज हारिस रऊफ जो है ना वो बंदा भाई एशियन कंडीशंस में ही इज़ अ रन मशीन। वो सेना का बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन एशियन कंडीशंस में ही कांट बी ट्रस्टेड, स्पेशली इन द डेथ ओवर्स। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने हर किसी पे बात कर ली है, वैसे तो ज़्यादा कोई रहता नहीं है। मोहम्मद हारिस के बारे में बहुत लोग कह रहे हैं मोहम्मद हारिस, अगर बाबर रिजवान को साइड पे कर रहे हैं तो मोहम्मद हारिस को क्यों लेके आए हो? यार देखो मोहम्मद हारिस जितना भी इनकन्सिस्टेंट है ना, लेकिन उस बंदे की 3-4 इनिंग्स में एक नॉक आ जाती है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि मोहम्मद हारिस एक बहुत डेयरिंग क्रिकेटर है। तो जब आपकी नर्व्स, आपकी रगें फूली हुई होंगी ना इन द प्रेशर गेम अगेंस्ट इंडिया, तो वहाँ पे आपको हारिस जैसे ही प्लेयर्स चाहिए होंगे जो आपको थोड़ा सा काम डाउन करे, बिकॉज इज़ अ वेरी डेयरिंग, वेरी ब्रेव एंड वेरी बोल्ड क्रिकेटर। तो उसको देखने का मुझे इस मामले में बड़ा मज़ा आता है। और अब ये तो नहीं है ना कि अब हारिस को निकाल के हसीबुल्ला खान या ख्वाजा नाफे को ले आए। चलो हसीबुल्ला खान को फिर साइड पे कर दो, ख्वाजा नाफे को भी नहीं लेके आ सकते कि ही इज़ वेरी इनएक्सपीरियंस। वही बात आ गई है ना कि आप इतनी इनएक्सपीरियंस साइड नहीं लेके जा सकते हो, तो थोड़े से एक्सपीरियंस प्लेयर्स का होना ज़रूरी था। स्ट्राइक रेट वाला मैं ये कह रही थी कि फ़खर जमान की बात आ गई बीच में। स्ट्राइक रेट वाला ये है, अगर स्ट्राइक रेट की बात करनी है ना तो आप सबके स्ट्राइक रेट के बारे में बात करो। सलमान अली आगा का कितने का स्ट्राइक रेट है? मेरे ख्याल से 115 या 127 का उसका स्ट्राइक रेट है। हुसैन तलत, खुशदिल शाह ने तो हद ही कर दी, मेरे ख्याल से उनका 104 का स्ट्राइक रेट है। ठीक है, तो स्ट्राइक रेट किसी का भी इतना अच्छा नहीं है कि आप उसको बैक करो बैठ के, लेकिन है ना स्क्वाड में। लेकिन देखो अगेन बाबर और रिजवान की सीधी सी बात है, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात करना भी नहीं चाहती, लेकिन सीधी सी बात है, इफ़ दे हैव टू गेट बैक इन द टीम दे विल हैव टू परफॉर्म गुड। आपके रिप्लेसमेंट के लिए लोग ऐसे भेड़ियों की तरह बैठे हुए, क्योंकि जब तक वही बात आ गई ना, हफीज़ ने क्या कहा है, हफीज़ ने कहा, मोहम्मद हफीज़ साहब ने कहा कि जो प्रोफेशनल लाइफ होती है या तो आप उसमें ऊपर होते हो या तो आप उसमें नीचे होते हो, बीच का बैलेंस का मेंटेनेंस का कोई लेवल नहीं होता, क्योंकि उसका टाइम ही नहीं मिलता। मेंटेनेंस बैलेंस करने वाली ये सारी चीज़ें पहले होती हैं प्रोफेशनल लाइफ से। जब आपने प्रोफेशनल लाइफ में आ गए तो कोई बैलेंस और मेंटेनेंस वाला लेवल नहीं है, फिर आप तो ऊपर हो या तो आप नीचे हो, फिर कोई मेंटेनेंस नहीं है। तो वक्त निकल गया है अब, अगर आपने अब टीम में वापस आना है तो परफॉर्म करके दिखाओ, रन्स मारो। रन्स नहीं मारोगे तो ऐसे ही टीम से बाहर होगे। और अभी तो T20 है, आगे ODI है और आगे टेस्ट है, बट आई एम रियली होपफुल कि बाबर आजम और रिजवान दोनों बड़ा तगड़ा कमबैक करेंगे BBL में, एंड दे विल गेट बैक इन द टीम रियली सून। व्हाट डू यू गाइस हैव टू से मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और यहाँ पे
let's be signed off. Thank you so much. This is Laiba Basi signing off.